अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेस मेकर बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसे हम वरासती मादा या हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। के मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की जाए तो हम कहते हैं कि डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनने वाला एक मॉलिक्यूल है। तो आम तौर पर इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं वो 4 किस्म के हैं, जो कि DAMP यानी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, उसके बाद DGMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ पे डी जो है ये लफ्ज़ डिनोट कर रहा है डीऑक्सी राइबोज शुगर के लिए, कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। और आमतौर पर इनमें जो फॉस्फेट्स होते हैं वो एक होते हैं, इसलिए हम इनको मोनोफॉस्फेट्स कह सकते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं आमतौर पर कुछ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्डिंग के ज़रिए से एक दूसरे के साथ जो बॉन्डिंग डेवलप कर रहे होते हैं और ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं। मज़ीद हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बारे में आगे सीखेंगे कि इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरह से डेवलप हो रहा होता है। जी, इसके स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले 2 फीमेल साइंटिस्ट थी, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। इन्होंने 1951 के अंदर एक्स-रे डाइफ्रैक्शन का एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और इन्होंने ये साबित किया कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, जो कि हेलिकल स्ट्रक्चर या हेलिकल शेप के अंदर पाया जाता है, यानी स्पाइरल शेप के अंदर पाया जाता है, यानी इसके अंदर कुछ टर्न्स आते हैं। और इसके अलावा इन्होंने देखा कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है। अगर एंगस्ट्रम की बात करें तो इसका डायमीटर 20 एंगस्ट्रम इसका डायमीटर होगा। इसके अलावा जो इन्होंने बात नोटिस की वो थी कि डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर कुछ रेगुलरिटीज़ आ रही हैं। तो इन्होंने देखा कि जो हर टर्न है उसके अंदर जो फासला है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो एक टर्न का दूसरे टर्न से 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रम का एक फासला है। तो इस एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये टर्न्स रिपीट हो रहे हैं। जी, इसके बाद वाटसन एंड क्रिक का मॉडल आपने बहुत सुना होगा, बहुत फेमस है। तो 1953 के अंदर इन्होंने डीएनए स्केल मॉडल पेश किया था वाटसन एंड क्रिक ने। इन्होंने डीएनए को देखा कि इन्होंने कहा कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स है, यानी इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं जो कि डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है। और इसके अलावा इन्होंने ये नोटिस किया कि जो स्ट्रैंड्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रहे हैं और ये एंटी पैरेलल जो ओरिएंटेशन है उसके अंदर पाए जा रहे हैं। एंटी पैरेलल यानी इनमें जो स्ट्रैंड्स की ओरिएंटेशन है वो उल्ट होती है, यानी अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 प्राइम एंड ऊपर से नीचे की तरफ रन कर रहा है तो दूसरा 5 to 3 प्राइम नीचे से ऊपर की तरफ ये जाएगा। इसमें इसके स्ट्रक्चर को मज़ीद हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर के इसके अंदर कौन कौन सी मेजर चीज़ें मौजूद होती हैं। पे आपको एक डीएनए का मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है। तो डीएनए का एक डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है। इसमें दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं ये एंटी पैरेलल होते हैं, यानी एक स्ट्रैंड ऊपर से नीचे 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की तरफ जा रहा होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है ये 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड नीचे से ऊपर की जानिब बढ़ रहा होता है। इसकी मज़ीद हम आगे बात करेंगे कि इसको हम 5 प्राइम से 3 प्राइम क्यों कह रहे हैं। और इसके अलावा जो इसमें दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो उनकी जो बैकबोन है उसको बनाने वाले 2 तरह के मॉलिक्यूल हैं। तो इसमें सबसे पहले कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है साइड पे, जो कि पेंटोज शुगर होती है आमतौर पे, या अगर आप डीएनए के अंदर बात करें तो उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का बॉन्ड बनता है H3PO4 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो फॉस्फोरिक एसिड और जो कार्बन कंटेनिंग पेंटोज शुगर है इन दोनों के दरमियान में जब बॉन्डिंग होती है तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं ये डेवलप होते हैं। ये हम आगे मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पेंटोज शुगर और फॉस्फेट के दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा होता है। इसके अलावा इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ने के लिए जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेयरिंग करती हैं, ये कुछ पेयर्स बनाती हैं
जो कि बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि गुआनिन जो है ये साइटोसिन के साथ हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए से पेयर करती है, और जो एडेनिन है ये हमेशा थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से पेयरिंग करती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो इसमें एक चीज़ और आप समझेंगे कि एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से जो फासला है ये तकरीबन 0.34 नैनोमीटर होता है, या अगर आप इसकी एंगस्ट्रम की बात करें तो ये 3.4 एंगस्ट्रम बनता है शायद। इसके अलावा जो एक टर्न है, पूरा एक टर्न आप अगर देखें तो इस एक टर्न के अंदर तकरीबन 10 नाइट्रोजनस बेसेस के पेयर होते हैं। तो अगर हम 0.34 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3.4 नैनोमीटर इसका जो फासला है बनेगा, यानी एक टर्न से दूसरे टर्न तक का जो फासला है ये 3.4 नैनोमीटर होगा, या अगर आप एंगस्ट्रम की बात करें तो 34 एंगस्ट्रम ये फासला बनेगा। इसके अलावा आपको इसमें जब टर्निंग हो रही होती है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। तो मेजर ग्रूव जो आपको एक बड़ा सा एक कर्व नज़र आ रहा है या एक बड़ी सी गहराई जो नज़र आ रही है इसको हम मेजर ग्रूव, और जो एक छोटी सी गहराई आपको नज़र आ रही है इसको हम माइनर ग्रूव के तौर पर जानते हैं। जी यहाँ पे आपको कुछ नाइट्रोजनस बेसेस नज़र आ रही हैं। इनमें आपने पढ़ा था कि 2 तरह की नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं, प्योरीन्स यानी कि जो डबल रिंग वाली होती हैं, इनमें एडेनिन और गुआनिन है, और पायरीमिडीन्स यानी जो सिंगल रिंग वाली होती हैं जो कि आमतौर पर साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल होती हैं। तो एडेनिन और गुआनिन जो कि प्योरीन्स कहलाती हैं, इनमें आमतौर पर एक हेक्सागोनल यानी 6 कॉर्नर रखने वाली एक रिंग होती है, और दूसरी रिंग जो होती है ये पेंटागोनल होती है, यानी 5 कार्बन वाली रिंग होती है। तो आपने गुआनिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे, बल्कि पहले आप एडेनिन के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें आपने जो नंबरिंग शुरू करनी है ये नाइट्रोजन से शुरू करनी है, और इसको आपने जो क्लॉकवाइज यहाँ पे नंबरिंग को शुरू करना है। तो आप देखें नाइट्रोजन के सामने मैंने 1 लिख दिया, और उसके बाद कार्बन है 2 नंबर पे, 3 नंबर पे फिर से नाइट्रोजन है, यानी नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन, फिर कार्बन कार्बन और कार्बन। कार्बन नंबर 6 पे यहाँ पे एक अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ये याद रखना आपने। और इसी तरह से ये इसके साथ एक पेंटागोनल रिंग मौजूद है। यहाँ पे आपने इसके स्ट्रक्चर को बनाते हुए ये याद रखना है कि आपने कार्बन की 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी को आपने सेटिस्फाई करना है। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक गुआनिन का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पे गुआनिन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो कार्बन नंबर 6 पे कार्बोनाइल कार्बन है, जबकि जो एडेनिन के अंदर हमने देखा है कि कार्बन नंबर 6 के साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अमाइनो ग्रुप है, और जो यहाँ पे गुआनिन के अंदर कार्बन नंबर 2 है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। तो इसमें मेजर जो फ़र्क है ये इन्हीं 2 फंक्शनल ग्रुप्स का है, तो आपने ये अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा जो पायरीमिडीन्स हैं इनमें जो आप साइटोसिन के स्ट्रक्चर को देखें तो साइटोसिन का स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ से आपको नाइट्रोजन जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ से आपने नंबरिंग को शुरू करना है, और इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे नंबरिंग को शुरू करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन नंबर 1 है, कार्बन है आगे, फिर नाइट्रोजन है, और फिर कार्बन नंबर 4। तो कार्बन नंबर 4 को आपने देखना है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अमाइनो ग्रुप है। इसके अलावा थाइमीन जो है, इस थाइमीन के अंदर अगर आप देखें कि जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से आपने शुरू करना है, कार्बन नंबर यानी नंबरिंग यहाँ से शुरू करनी है, और कार्बन नंबर 2 होगी आगे कार्बोनाइल कार्बन, उसको हम कहते हैं, यानी इसके साथ डबल बॉन्ड O है थाइमीन के अंदर, और कार्बन नंबर 5 के पास मिथाइल ग्रुप है। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से, और कार्बन नंबर 4 के पास कार्बोनाइल ग्रुप है। तो इसके अलावा आपने याद रखना है कि थाइमीन का जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा DNA के अंदर प्रेजेंट होता है, ये RNA के अंदर मौजूद नहीं होता। अगर आप यूरासिल को स्ट्रक्चर को देखें
तो यूरासिल का स्ट्रक्चर और थाइमीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि जहाँ पे थाइमीन का जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पे मिथाइल है, जबकि आप देखें कि जो यूरासिल है उसके कार्बन नंबर 5 पे मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, बल्कि वहाँ पे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। तो आपने इसको सिंपली देखना है कि थाइमीन का स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे कार्बन नंबर 5 के पास मिथाइल ग्रुप है, जबकि जो यूरासिल का स्ट्रक्चर है उसके पास कार्बन नंबर 5 के पास मिथाइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो आप जो थाइमीन है इसका एक और नाम भी रख सकते हैं कि इसको आप कह सकते हैं कि 5 मिथाइल यूरासिल, यानी ये एक ऐसा यूरासिल है जिसके पास कार्बन नंबर 5 के पास एक मिथाइल ग्रुप है, तो इसको आप नाम दे सकते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। इसके अलावा आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर दोबारा से दिखाया जा रहा है कि जब एक पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं तो उसको आप न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, जब उनके साथ कोई फॉस्फेट ऐड हो जाता है तो उसको आप न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। मज़ीद हम इनकी बॉन्डिंग को आगे देखते हैं। चरगफ नाम के एक शख्स ने एक रूल दिया था जिसको चरगफ रूल कहते हैं। इन्होंने बताया था कि जो एक डीएनए का मॉलिक्यूल है उसमें जितनी परसेंटेज प्योरीन्स की होगी उतनी ही सेम परसेंटेज पायरिमिडीन्स की होगी, यानी जितने एडिनिन होंगे उतने ही थाइमीन होंगे और जितने यहाँ पे गुआनिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। और इन्होंने बताया था कि जो एडिनिन है ये हमेशा थाइमीन के साथ बॉन्डिंग करती है और जो गुआनिन है ये हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करती है। तो इन्होंने ये भी बताया कि जो एडिनिन और थाइमीन के दरमियान में बॉन्ड होता है ये इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो गुआनिन और साइटोसिन है इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये 2 और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को बना रहे होते हैं। इसमें एक सवाल पूछा जाता है अक्सर कि अगर एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर 20% एडिनिन है तो आपने बताना है कि उसके अंदर गुआनिन कितनी होगी या कितनी परसेंट होगी। तो सबसे पहले आपने सिंपली इसका आंसर इस तरह से देना है कि अगर एडिनिन 20% है तो उसका ऑपोजिट थाइमीन भी 20% होगी, तो ये टोटल हो गया 40%। बाकी यहाँ पे जो रिमेनिंग बचा वो 60% है, उस 60% को आप हाफ कर देंगे तो हाफ उसमें से गुआनिन होगी और हाफ साइटोसिन होगी, यानी 30% गुआनिन होगी और 30% ही साइटोसिन होगी। तो आप बता सकते हैं कि जो गुआनिन है इसमें कितनी होगी, 30% मौजूद होगी। इसी तरह से आपको एक नीचे और सवाल पूछा गया है कि अगर साइटोसिन किसी एक डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर 40% प्रेजेंट है तो आपने बताना है कि उसके अंदर एडिनिन कितनी होगी। तो आपने ये कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके ये आंसर मुझे बताना है। देखेंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है डीएनए का किस तरह से मेंटेन हो रहा होता है, तो उसमें हम 2 तरह की बॉन्डिंग्स को देखेंगे। एक तो हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को इस स्लाइड में देखेंगे और बाकी हम देखेंगे कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं ये किस तरह से आपस में अटैच हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बैकबोन बन रही होती है फॉस्फेट्स और शुगर्स की वजह से, इनमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरह से बनता है। तो आप सबसे पहले देखें कि इनमें 2 रिएक्टिव ग्रुप्स होते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि कार्बन नंबर 3 जो होता है राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर का, वो कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप रिएक्टिव होता है, और जो कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप होता है ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि इन दोनों के पास OH ग्रुप्स होते हैं और ये OH ग्रुप्स आपस में रिएक्टिव होने की वजह से रिएक्ट करते हैं और इनसे एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 दिखाया गया ऊपर सबसे, उसका कार्बन नंबर 3 आप देखें वो, और सेकंड न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 जिसके साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, तो सेकंड न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट है वो वाला, और फर्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो शुगर है उसके कार्बन नंबर 3 पे जो OH लगा हुआ है ये आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज़ होने से जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं ये हम नेक्स्ट अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। जबकि आप देखें का जो न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है यहाँ पे,
उसका जो कार्बन नंबर 5 है उसके ऊपर फॉस्फेट लगा हुआ है और वो अभी तक फ्री पड़ा है। और जो सेकंड है उसका जो कार्बन नंबर 3 है वो फिर से एक और न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी वो भी आगे रिएक्शन करके फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है। इसी तरह से जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स आते जाएंगे तो इनसे क्या होगा कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनते जाएंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि एक पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी। आप देखेंगे कि जो डीएनए के ऊपर नेट चार्ज होता है वो नेट नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स। तो वो किसकी वजह से होते हैं? वो सिर्फ फॉस्फेट की वजह से होते हैं। ये जो डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है आपने याद रखना है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड फॉस्फेट आयंस की वजह से होते हैं। जबकि आप यहाँ पे लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को देखें तो उसमें जो कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो अभी भी फ्री पड़ा है, यानी यहाँ से कोई भी जो और न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे आके इसके साथ मज़ीद रिएक्शन करके अटैच हो सकता है। तो जितनी भी लंबी चेन होती जाए, एक तरफ से उसका कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट फ्री पड़ा होता है और दूसरी तरफ से जो कार्बन नंबर 3 है उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप भी फ्री पड़ा होता है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं ये आपस में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही हैं। और तीसरी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी जो डीएनए के अंदर एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के उल्ट चल रहा होता है, वो क्यों होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। तो यहाँ पे आपने लेफ़्ट वाली चेन को देखना है जहाँ पे 5 एंड से ये शुरू हो रही है। तो आपने देखना है जो यहाँ पे पहला न्यूक्लियोटाइड लेफ़्ट साइड पे दिखाया गया, उस न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 है शुगर का, उसका हाइड्रोक्सल ग्रुप वो रिएक्ट करते हैं और जो कार्बन नंबर 5 है उस कार्बन नंबर 5 का फॉस्फेट ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन होता है कार्बन नंबर 3 का हाइड्रोक्सल और फॉस्फेट का हाइड्रोक्सल, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा COP। यहाँ पे साइड पे मैंने लिख दिया कि कार्बन नंबर 3 है, ये C है इसका हाइड्रोक्सल, और उसके हाइड्रोक्सल रिएक्ट करने की वजह से यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला, यहाँ पे O रह गया और यहाँ पे O और साथ में फॉस्फेट। तो ये बॉन्ड बना COP। अब आप देखें जो सेकंड वाला न्यूक्लियोटाइड है इसकी जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है उसके कार्बन नंबर 5 के साथ फॉस्फेट किस तरह से अटैच हुआ है। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से कि कार्बन नंबर 5 का जो OH है वो फॉस्फेट के OH के साथ रिएक्ट उसने किया, यहाँ से भी एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने की वजह से फिर से एक बॉन्ड बना है जिसको हम कह रहे हैं POC बॉन्ड बना है, यानी ऊपर वाला फॉस्फेट फिर दरमियान में O आ गया वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होने की वजह से, और कार्बन नंबर 5 इनके दरमियान में बॉन्ड बने हैं। तो आप जो ओवरऑल देखेंगे कि यहाँ पे एक फॉस्फेट के साथ 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों बन रहा है। इसको सिंपली दोबारा मैं रिवाइज कर देता हूँ कि जो कार्बन नंबर 3 है वहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है फॉस्फेट के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए, तो COP बॉन्ड बना है। और कार्बन नंबर 5 जो निचले न्यूक्लियोटाइड की कार्बन नंबर 5 है, यहाँ से जो फॉस्फेट का OH और कार्बन नंबर 5 का OH आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एक और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहा है। तो POC जो है बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो रहा है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स क्यों होते हैं इनके। तो सबसे पहले आप देखें कि जो लेफ़्ट साइड पे आपको जो चेन नज़र आ रही है, जो एक स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, उसमें जो डीऑक्सीराइबोज शुगर यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यानी पेंटोज शुगर जो आपको नज़र आ रही है, वो बिल्कुल ठीक ओरिएंटेशन के अंदर जिस तरह से हम आम लिखते हैं उसी तरह से लिखी हुई है या इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है।
जो कि आप यहाँ पे देखेंगे इन सब के शुरू में जो पहला न्यूक्लियोटाइड ऊपर की तरफ है उसका 5 एंड अभी तक फ्री पड़ा है, यानी उसका फॉस्फेट अभी फ्री पड़ा है, उसके साथ किसी और न्यूक्लियोटाइड ने बॉन्डिंग नहीं की, तो इसका 5 एंड फ्री होता है। और इसी लेफ़्ट वाली चेन के आप लास्ट वाले न्यूक्लियोटाइड को देखें तो उसका 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे फ्री पड़ा हुआ है। तो इसका ग्रोइंग रीजन जो होता है वो 3 एंड होता है, 3 प्राइम एंड होता है, यानी यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो रिएक्टिव होता है। तो इस वजह से हमेशा जो बॉन्डिंग होती है वो 3 प्राइम एंड की तरफ बढ़ रही होती है। तो ये लेफ़्ट वाला जो आपका स्ट्रक्चर है या स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ रन कर रहा है, क्योंकि हर दफ़ा क्या होता है कि 3 प्राइम एंड से ही बॉन्डिंग होती है। तो आपने यहाँ पे क्या समझा कि जो लेफ़्ट वाली चेन है, लेफ़्ट वाली स्ट्रैंड है, ये कहाँ से कहाँ रन कर रही है, 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ रन कर रही है। जबकि आप राइट साइड वाली जो चेन है या स्ट्रैंड है उसको अगर आप देखें कि इसके अंदर डीऑक्सी जो शुगर्स हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर, उनको हमने उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, यानी उनको उल्टा करके लिख दिया है, उनका ऑक्सीजन आपको नीचे नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्यों किया है, ये स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर इस तरह से होता है कि स्टेबल करने के लिए मॉलिक्यूल को ये इस तरह से किया जाता है। अगर उसी तरह से हम लिख देते जिस तरह से लेफ़्ट वाली स्ट्रैंड को बनाया है, अगर सेम उसी तरह से लिख देते तो इस जो राइट वाली स्ट्रैंड की जो नाइट्रोजिनस बेसिस थी वो भी चली जाती राइट साइड पे। तो अगर वो राइट साइड पे चली जाती तो इस तरह से क्या होना था कि जो दोनों तरह की नाइट्रोजिनस बेसिस हैं दोनों स्ट्रैंड्स की, वो आपस में करीब ना हो पाती और उनके करीब ना होने की वजह से बॉन्डिंग ना हो पाती। तो हमने क्या किया कि इसमें जो स्ट्रैंड्स हैं, इन स्ट्रैंड्स की जो ओरिएंटेशन है उसको हमने चेंज कर दिया। तो अब जब इनको हमने चेंज किया है तो इनकी नाइट्रोजिनस बेसिस बिल्कुल एक दूसरे के करीब आ गई हैं। तो आप देखें कि जो राइट साइड वाली जो चेन है उसका जो फर्स्ट आपको न्यूक्लियोटाइड नज़र आ रहा है उसका जो 3 प्राइम पे या 3 कार्बन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री पड़ा हुआ है। तो उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के फ्री होने की वजह से यहाँ पे अटैच हो सकता है कोई और न्यूक्लियोटाइड। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम नीचे से ऊपर की तरफ ये स्ट्रैंड जो है बन रहा है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि नीचे जो है सबसे नीचे राइट साइड पे यहाँ पे 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप फ्री पड़ा हुआ है, उसके बाद ऊपर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, फिर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, फिर से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना, और यहाँ पे जो पहला आपको न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे अभी भी 3 प्राइम एंड फ्री पड़ा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 5 प्राइम से 3 प्राइम नीचे से ऊपर की तरफ रन कर रहा है, और जो लेफ़्ट वाला स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो हमने इसलिए कहा कि ये एंटी पैरेलल साइड्स पे ये चलती हैं। इसके अलावा हमने बात करनी है कि जो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो किस तरह से होती है, ये हम अगली स्लाइड के अंदर देखते हैं। जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये आमतौर पर जो एडेनिन और थाइमिन और साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में होती है। तो जो एडेनिन और थाइमिन के दरमियान में बॉन्डिंग होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह से डेवलप हो रहे होते हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि जो थाइमिन उसका जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसका ऑक्सीजन, और जो एडेनिन है उसका जो अमाइनो ग्रुप है उसका हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ा हुआ है कि एक हाइड्रोजन पार्शली पॉजिटिवली चार्ज होना चाहिए और दूसरी साइड पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा जो एक और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किस तरह से हो रही होती है कि थाइमीन का जो NH ग्रुप है उसके दरमियान जो एडेनिन है उसका जो N है उसके दरमियान में, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही होती है। और जो
यहाँ पे आपको साइटोसिन और गुआनिन इनके दरमियान में किस तरह से बॉन्डिंग हो रही होती है, तो वो आप देखेंगे कि जो साइटोसिन है, जो कि नीचे वाला आप न्यूक्लियोटाइड डिस्कस कर रहे हैं, साइटोसिन का अमाइनो ग्रुप का H और गुआनिन का कार्बोनाइल ग्रुप का O, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसी तरह से जो साइटोसिन का सेकंड नाइट्रोजन और इसका जो NH ग्रुप का, गुआनिन के NH ग्रुप का H, तो इनमें N और H के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। इसी तरह से जो साइटोसिन का कार्बोनाइल ग्रुप है इसके दरमियान में, और जो गुआनिन है उसके अमाइनो ग्रुप के हाइड्रोजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ से डेवलप हो रही है। तो इस तरह से जो एडेनिन और थाइमिन है ये दो तरह से आप बॉन्डिंग कर सकते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना के मिलते हैं। और जो यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें जो अक्सर ये कहा जाता है कि ये क्यों एडेनिन जो है वो साइटोसिन के साथ क्यों नहीं बॉन्ड बना सकता और गुआनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता। तो इसमें सबसे पहली बात तो यही है कि इसमें जो इनकी ओरिएंटेशन है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो उनमें जो पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन सके, कि इसमें जो रिएक्टिव ग्रुप्स आपस में सामने आते हैं तो उन ग्रुप्स के पास उस तरह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक साइड पे नहीं होता और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन एटम मौजूद नहीं होता। तो इस वजह से इनमें बॉन्डिंग नहीं हो सकती। जी यहाँ पे आपको फिर से आप डीएनए का स्ट्रक्चर दोबारा से दिखाया जा रहा है कि एक तो इसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को आपने पढ़ा, इसके अलावा आपने यहाँ पे एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स को पढ़ा, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ा कि थाइमिन जो है वो हमेशा एडेनिन के साथ रिएक्ट करती है और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, और जो इसमें गुआनिन है ये साइटोसिन के साथ रिएक्ट करती है और ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के ज़रिए से रिएक्ट करती है। जी इसके अलावा जो डीएनए इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, इसमें 3 तरह की इसकी शक्लें आप कह लें हो सकती हैं। एक को हम कहते हैं ए फॉर्म, दूसरा बी फॉर्म कहते हैं, और तीसरा इसमें जी फॉर्म होता है। तो जो वाटसन और क्रिक ने डिस्कस किया था वो असल में बी फॉर्म थी डीएनए की, जो कि राइट हैंडेड था। सबसे पहले हम देखेंगे ए फॉर्म जो है ये राइट हैंडेड है, और यानी इसकी टर्निंग की बात हो रही है, और जो बी फॉर्म है ये भी राइट हैंडेड है, और जो जी फॉर्म है ये लेफ़्ट हैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इसके अलावा जो इसकी जो साइज़ की बात करें, जो ए फॉर्म है ये शॉर्ट और ब्रॉड होता है, और जो बी फॉर्म होता है ये थिनर होता है, और जो जी फॉर्म होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट होता है। इसके अलावा अगर बेस पेयर्स की बात करें एक टर्न के अंदर, तो ए फॉर्म के अंदर एक पेयर के अंदर एक टर्न के अंदर 11 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं, और जो एक टर्न होता है बी फॉर्म का, उस बी फॉर्म के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं, जो कि वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। और इसके अलावा जो जी फॉर्म है उसमें 12 बेस पेयर होते हैं एक टर्न के अंदर। अगर डायमीटर की बात की जाए तो जो ए फॉर्म होता है इसका डायमीटर 2.6 नैनोमीटर होता है, या अगर आप एंगस्ट्रम की बात करें तो इसमें 26 एंगस्ट्रम इसका डायमीटर होगा। अगर बी फॉर्म की बात करें तो इसका 2 नैनोमीटर डायमीटर होता है, या इसकी अगर एंगस्ट्रम में बात करें तो इसका 20 एंगस्ट्रम डायमीटर होता है। इसके अलावा जो जी फॉर्म होता है इसका 1.8 नैनोमीटर डायमीटर होता है, जो कि 18 एंगस्ट्रम बनता है। जी यहाँ पे आपको ए फॉर्म, बी फॉर्म और जी फॉर्म नज़र आ रहे हैं। ये कुछ डायरेक्शन हेलिक्स की डायरेक्शन की बेस पे, इनकी टर्निंग की बेस पे हम इनको ए फॉर्म, बी फॉर्म या जी फॉर्म कह सकते हैं। DNA, stay connected with Pacemaker Biology. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.